नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टीवी में। जैसा कि दोस्तों, एजुकेशन इन द इमर्जिंग सोसाइटी में 3 यूनिट थे और हमने धीरे धीरे करके 2 यूनिटों को कवर कर लिया था। कल रात में ही मैंने यूनिट 2.3, 4 और 5 की वीडियो आपको अपलोड कर दी थी। आज की जो वीडियो है एजुकेशन इन द इमर्जिंग सोसाइटी की सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की कॉमन पेपर की, इसकी यूनिट 3 पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर में आपको 3 ही यूनिट पढ़नी है। आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था। ये पेपर आपका कितने नंबर का? 27 नंबर का ही होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्कूल प्रशासन और स्कूल संगठन का अर्थ, परिभाषा और सिद्धांतों की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही आराम से देखिएगा वीडियो को, और जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को सभी मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं स्कूल प्रशासन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक शैक्षिक संस्थान की कार्यप्रणाली, संगठन और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करना। यानी कि शैक्षिक संस्थान कौन? आपका कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है। उसका मैनेजमेंट, संगठन करना, उसकी कार्यप्रणाली को चलाना, उसका प्रबंधन करना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, स्कूल प्रशासन कहलाता है। इसका उद्देश्य स्कूल की सभी शैक्षिक गतिविधियों और जो कह सकते हैं आप प्रशासनिक गतिविधियां हैं, इनको सुचारू रूप से संचालित करना है। जैसे विद्यालय में कोई योजना बनानी हो, कोई संगठन बनाना हो, कोई नेतृत्व करना हो, इन सबको नियंत्रित करने का काम जो है स्कूल प्रशासन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो कहेंगे स्कूल प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से विद्यालय के विभिन्न तत्व, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, संसाधन को सुचारू रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि शैक्षिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। शैक्षिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए आप पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और संसाधन को क्या करते हैं? प्रबंधित करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। और उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? स्कूल प्रशासन करता है। ठीक है, यह विद्यालय के सभी संसाधनों का नियोजन, संगठन और निर्देशन जो है, नियंत्रण, उसको सुनिश्चित करता है। बात कर लेते हैं भैया परिभाषा की। तो टीपी नन ने इसकी परिभाषा दी और हरमन ने भी इसकी परिभाषा दी। तो हम बात कर लेते हैं टीपी नन की। तो कहेंगे भैया स्कूल प्रशासन एक ऐसा विज्ञान है जो स्कूल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी शैक्षिक गतिविधियों, संसाधनों और मानव संसाधनों के प्रभावी संगठन और प्रबंधन से संबंधित होता है। यह है आपका स्कूल प्रशासन। ठीक है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके सिद्धांतों की बात कर लेते हैं कि स्कूल प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। स्कूल प्रशासन का सिद्धांत पहला है लोकतांत्रिक नेतृत्व, यानी कि ऐसा निर्णय लेना, ऐसी नीतियां बनाना जिसमें सभी सहभागी बन सकें, सामूहिक रूप से जो है निर्णय ले सकें। इसमें सभी लोग अपनी राय और सुझाव को बेहतर करते हुए सम्मान पा सकें और भैया अपनी राय दे सकें। ठीक है भाई, चाहे कोई भी अभिभावक हो, चाहे कोई भी आपका शिक्षक हो, कोई भी वहां पर पियून हो या कोई भी आपका प्रबंधक हो, सभी की राय मशवरा जरूरी है। सभी अपनी अपनी संबंधित चीजों में राय दे सकें, सुझाव दे सकें, और सभी को जो है निर्णय लेने का, सुझाव देने का सम्मान होना चाहिए, सभी कर सकें। इसके बाद में व्यवस्थित और अनुशासन, यानी कि विद्यालय के प्रशासन को, वहां के नियमों को, वहां की नीतियों को पालन करना, ताकि वो अनुशासन में रह सके और भैया उसका प्रबंधन सही तरीके से हो सके। ये काम है। इसके बाद में अधिकार और उत्तरदायित्व की बात होती है कि विद्यालय के प्रबंधन में सभी को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से ज्ञात कर। भाई
सभी को जिम्मेदारियां पता हो, उनके अधिकार पता हो, उन्हें क्या करना पता हो, जिससे कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका का सही ज्ञान हो पाए। ठीक है, जिससे वो अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभा सके। मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि स्कूल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके, ताकि सही समय पर उनको मार्गदर्शन मिल सके और भैया उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। लक्ष्यों की स्पष्टता, भाई सबको पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कौन सी शैक्षिक जिम्मेदारियां हमें निभानी है, कौन सी प्रशासन की आवश्यकता है, तो वो भी होना चाहिए और सबके बीच समन्वय भी होना चाहिए। भाई एक दूसरे से सभी का काम चलता है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, छात्र हो, अभिभावक हो, इनके बीच अच्छा संवाद होना चाहिए विद्यालय का, और सभी के बीच एक कम्युनिकेशन और एक अच्छे समन्वय का निर्माण होना चाहिए। सभी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे वो छात्र हो चाहे वो शिक्षक हो, जिससे कि वो आगे बढ़े। शिक्षक को प्रोत्साहन मिलेगा तो छात्रों पे अच्छा काम होगा, और भैया छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा तो वो भी अच्छी तरीके से काम करेंगे, पूरी लगन के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो ये मिलना चाहिए। स्कूल प्रशासन का लक्ष्य गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि क्या हो सके भैया, सभी छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके और संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन किया जा सके। अब बात कर लेते हैं स्कूल संगठन की। स्कूल संगठन क्या कहता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है। स्कूल में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही, जितने भी संसाधन आ रहे हैं, जितने भी मानव संसाधन आ रहे हैं, इनको सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना। सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना स्कूल के संसाधनों को, गतिविधियों को, प्रक्रियाओं को, तो वो कहलाता है स्कूल संगठन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि उन्हें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, विद्यालय में संरचना, प्रबंधन और कार्यप्रणाली से जोड़ा जा सके, जिससे विद्यालय में अनुशासन और प्रभावशीलता बनी रहे। ठीक है, अगर बात करते हैं परिभाषा की, तो ये भैया जॉर्ज पेयने के अनुसार स्कूल संगठन एक ऐसी प्रणाली जिसमें विद्यालय के शैक्षिक, सह शैक्षिक यानी कि करिकुलर और को करिकुलर और जो भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं, इनका कुशल प्रबंधन किया जा सके, ताकि विद्यालय के लक्ष्य प्राप्त हो सके। इन्होंने कहा, डेविस ने कहा कि स्कूल संगठन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विद्यालय और शैक्षिक, प्रशासनिक और सामाजिक कार्यप्रणाली को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित किया जा सके और संगठित किया जा सके। ये इन्होंने परिभाषा दी। इसके सिद्धांतों को बात कर लें तो भैया स्पष्ट उद्देश्य, एक विद्यालय का स्पष्ट उद्देश्य होता है, स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि कौन कौन सी गतिविधियां हमें करनी है, जिससे कि बच्चा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उसका संचालन कर सके। विभाजन, कार्य विभाजन, भाई हर व्यक्ति को उसके कार्यों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी विभाग हो, कोई भी समूह हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके कार्य उसको पता होना चाहिए, जिस कार्यों को वो कुशलता पूर्वक कर सके, और भैया कुशलता पूर्वक करे, कुशलता पूर्वक दक्षता को पा सके और अच्छा हो सके। नेक्स्ट है भैया समन्वय, हर व्यक्तियों के बीच समन्वय होना चाहिए, बीच सामंजस्य होना चाहिए, जिससे एक दूसरे को समन्वित आधार पर बच्चों को लक्ष्य प्राप्त कराने में, विद्यालय को लक्ष्य प्राप्त कराने में बेहतर हो सके। नियंत्रण और पर्यवेक्षण होना चाहिए, सभी कार्यों को नियंत्रित कर सकें, कार्यों को अच्छे से कर सके, ताकि भैया सभी चीजें सुचारू रूप से हो सके, सही दिशा उनको मिल सके। लचीलेपन यानी कि जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहनी चाहिए, सभी की आवश्यकता देखनी चाहिए, और भैया सही समय पर उनको उनकी मांगों को भी बदलते रहना चाहिए। मानव संसाधन विकास यानी कि शिक्षकों को, छात्रों को जो है प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे कि भैया वो अधिक सशक्त हो सके और अधिक कुशल बन सके। नियम और अनुशासन का भी ध्यान रखना चाहिए, बिना नियम और अनुशासन के कोई भी विद्यालय नहीं चलता, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि छात्रों को और शिक्षकों को जिम्मेदारी हो सके, उनका अनुशासन अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, व्यक्ति को, स्कूल संगठन को एक अच्छा बनाती हैं, जो शैक्षिक संस्थान कार्यप्रणाली के साथ में काम करते हैं, छात्रों की प्रगति भी और उचित वातावरण भी उन्हीं का बनता है। नेक्स्ट है भैया विद्यालय प्रशासन और समावेशी विद्यालय का संगठन।
एक विशेष विद्यालय कैसे बनाया जाएगा और एक समावेशी विद्यालय का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। भाई विशेष विद्यालय होगा तो विशेष बच्चे होंगे, विशेष तरीके से डिजाइन किया जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले होंगे बच्चे, उनको विशेष शिक्षक पढ़ाएंगे, उनके लिए पढ़ाने का विशेष तौर तरीका अपनाया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं विशेष विद्यालय। तो विशेष विद्यालय का जो संगठन होगा वहां पर शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके अनुसार चीजों को डिजाइन किया जाएगा। उनके उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए उसे विशेष ध्यान, शिक्षा और सेवाएं प्रदान की जाएगी, जिससे कि भैया सामान्य स्कूल में बच्चे जा सके, विशेष स्कूल में बच्चे जा सके। जिनको सामान्य स्कूल में पढ़ना मुश्किल होता है वो बच्चे विशेष स्कूल में जाकर के जो है अपना ध्यान पा सके और बेहतर हो सके, ज्ञान पा सके और बेहतर हो सके। उसके बाद में विशेषताओं की बात करते हैं तो वहां पर स्कूल स्टाफ जो होगा वो विशेष होगा, यानी कि ऐसे बच्चे जो श्रवण बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, मानसिक मंदित हैं, अक्षम बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए विशेष आवश्यकता की जरूरत होगी, जिसको हम अलग अलग शिक्षकों को वहां पर ला करके पढ़ा सकेंगे। इनके लिए भैया क्या करोगे भैया, चाहे आप ब्रेल लिपि का उपयोग कर लो, श्रवण यंत्रों का उपयोग कर लो, सहायक तकनीकों का उपयोग कर लो, इन सभी तकनीकों के द्वारा, पाठ सामग्री के द्वारा बच्चे को आप पढ़ा सकते हो, बेहतर बना सकते हो। व्यक्तिगत ध्यान, बच्चे की क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत ध्यान और सहायता बना लो, जिससे कि भैया शैक्षिक योजना को अच्छे से बच्चे पा सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके बाद में विशेष संसाधन, फिजियोथेरेपी होती है, विशेष शिक्षक सेवाएं होती हैं, काउंसलिंग होती है, इनका आप उपयोग कर सकोगे, जिससे कि भैया अन्य सेवाएं प्रदान हो सकेंगी। संगठन का सिद्धांत क्या होगा, तो भैया सभी को ध्यान में रखा जाएगा, प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा और प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रख करके जो है चीजें बनाई जाएंगी। विशेष सुविधाएं बच्चे के लिए, रैंप, शौचालय, चिकित्सा की सुविधाएं बच्चे को अनुकूलित यानी कि एडेप्टेशन करके उसको सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसके लिए सहायक सेवाएं प्रदान की जाएं, जैसे कि चिकित्सा हुआ, जैसे कि मानसिक भावनात्मक सहायता हुई, उनको प्रदान की जाए, जिससे कि बच्चे बेहतर रूप से कार्य कर सकें। विशेष विद्यालय है तो आप जानते हो कि भैया विशेष तरीके से हर चीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। छोटे आकार में आप जानते हैं कि 1:10 का अनुपात होता है, एक शिक्षक को 10 बच्चे मिलते हैं। आईपी का निर्माण किया जाता है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जहां पर बच्चे की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार उसको निर्माण किया जाता है, उनके अनुसार उनके संसाधनों को लगाया जाता है, उसके तरीके बेहतर किए जाते हैं, इसका निर्माण किया जाता है। विशेष संसाधन और उपकरण बच्चे के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को सीख सके। ठीक है, उसको समर्थन दिया जाता है, थेरेपीज दी जाती हैं, भाषा स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, इनको बच्चे को प्रदान किया जाता है, इनकी सुविधाएं बच्चे को प्रदान की जाती है। ठीक है, समावेशी विद्यालय का संगठन क्या होगा। समावेशी विद्यालय आप सभी को पता है, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, सामान्य बच्चा हो, विशेष बच्चा हो, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, प्रतिभाशाली बच्चा हो, हर बच्चा यहाँ पर जाकर के एक ही क्लास में नीचे, एक ही क्लास में और एक ही विश्वविद्यालय में, एक ही विद्यालय में अपनी जरूरतों को अपने आवश्यकता के अनुसार पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे के लिए सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, लेकिन उसे क्या किया जाएगा, अनुकूलित करके बनाया जाएगा, जिससे अपनी सभी जरूरतों को बच्चा पूरा कर सके। शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सामान्य शिक्षक होंगे, उनके साथ में विशेष शिक्षकों का भी प्रावधान रखा जाएगा। बच्चे अपनी जरूरतों के अनुसार प्रभावी ढंग से सीख सकेंगे, प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। सहायक शिक्षण की भी भूमिका निभाई जाएगी, खास करके जो विशेष शिक्षक होंगे सामान्य शिक्षकों के साथ में उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चीजों को प्रदान किया जाएगा। जो कक्ष होगा वो भी फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, जहां पर बच्चा हर सीट पर आके जाके बैठ सके और जो है उसके लिए सहयोगात्मक वातावरण बनाया जा सके, उसके लिए सहयोग और साझेदारी को साझा किया जा सके, गतिविधियों को बेहतर किया जा सके। संसाधनों को भी उपलब्ध कराया जाएगा कि भाई जब बच्चे की आवश्यकता को आप ध्यान में रख रहे हो तो उसकी आवश्यकता के अनुसार आप संसाधन भी तो उपलब्ध कराओ। बिना संसाधन के कहाँ काम होने वाला, तो भैया संसाधन को भी आप उपलब्ध कराओ, उसको भी आप बेहतर करो। ठीक है, सभी छात्रों की भागीदारी होगी यहाँ पर कि भाई एक दूसरे के साथ में सभी बच्चे सीखेंगे, सभी सामाजिक कौशल को विकसित करेंगे और अच्छे होंगे। अभिभावकों का भी सहयोग होगा, बिना अभिभावकों के सहयोग के कोई काम नहीं हो सकता, यानी कि विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों को भी शामिल करो, वो भी सभी बच्चों से मिले जुले और बेहतर हो। उसके बाद में सामाजिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण ऐसा बनाओ
जो सभी बच्चों को समावेशी और सुलभ शिक्षा की ओर आगे बढ़ाए, सभी बच्चों की सुरक्षा की बात करे, एक ऐसा वातावरण तैयार करे जो सभी बच्चों के लिए बेहतर हो। अनुकूली शिक्षा विधियां उपयोग की जाएंगी। भाई आप क्या कर सकते हो, एडेप्टेशन के साथ में शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप जो है एक समावेशी विद्यालय और विशेष विद्यालय को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। भैया अगर देखो वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कोई भी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 8 मिनट 10 मिनट की आपके लिए वीडियो ला रहा है और उसमें हर चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो यार देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, इतनी देर हो गई, आपने 2 सब यूनिट कंप्लीट कर ली, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है थोड़ा ध्यान में रखा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो। बहुत सारे आपके पास ग्रुप हैं, ठीक है, तो उन ग्रुप में आप जो है वीडियो को शेयर कर दिया करो। बाकी आप शेयर करते हो नहीं करते हो आपकी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा काम हो रहा है तो आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, शिक्षक की आचार संहिता की बात होगी, विद्यालय के प्रमुख और कर्तव्य की जिम्मेदारियों की बात होगी कि भाई विद्यालय का प्रमुख की कर्तव्य क्या होंगे और जिम्मेदारी कौन होगा। विद्यालय का प्रमुख कौन होगा, आपका प्रिंसिपल होगा या तो प्रबंधक होगा, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। शिक्षक का आचरण कैसा होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए ईमानदार, बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, समय पर आए और भैया ईमानदारी से चीजों को काम करे, निष्ठा के साथ काम करे। और वही ईमानदारी के साथ काम आपके साथ किया जाता है पिछले 6 से 7 सालों के साथ में आपसे जुड़ा हुआ एक ऐसा यूट्यूब चैनल एग्जाम टकी परिवार जो आपके साथ हमेशा तत्पर रहता है, और जो भी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है वहां से आपको एग्जाम में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एक ईमानदारी है और आपने काम के प्रति हमारी निष्ठा है। शिक्षक को कैसा होना चाहिए कि भैया समय पर चीजें आपको उपलब्ध कराएं, आपके एग्जाम से पहले आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दूंगा, समय से जो है सारी चीजों को मैं उपलब्ध कराऊंगा। व्यक्तिगत आचरण अच्छा होना चाहिए, उसे नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए, आदर्श आचरण उसको करना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे के प्रति जिम्मेदारी क्या होगी, सभी बच्चों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के प्रति जो है भेदभाव ना करे। ठीक है, उसका मार्गदर्शन और प्रेरणा, छात्रों के प्रति बच्चा प्रेरित हो, उसकी क्षमता का विकास हो, अनुशासन यानी कि विद्यार्थियों में अनुशासन का विकास हो, ताकि बच्चा जो है कठोर निर्णय ना ले सके, बच्चों के प्रति कठोर निर्णय ना लिया जा सके और बच्चे को शारीरिक दंड ना दिया जा सके। लेकिन अनुशासन में रखो आप, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में रखो। अभिभावकों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, जो भी बच्चे को कराया जाए वो अभिभावकों को भी बताया जाए, उनके प्रति भी सकारात्मक और सहयोगात्मक जो है चीजों को बढ़ावा दिया जाए, उनका समस्या समाधान किया जाए। कोई भी जो आपके पास अभिभावक आते हैं उनकी समस्या जो भी है उनको सुना जाए और उन्हें उचित निवारण दिया जाए। जो भी सहकर्मी हो उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए, सम्मान और सहयोग के साथ में व्यवहार किया जाए, और जो भी आपसी संबंध हो उनको अच्छे से बनाया जाए। समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, समाज के लोगों को जागरूक किया जाए, समाज के लोगों को नैतिकता की ओर आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि भैया वो जागरूक हो सकें, अपने मूल्यों को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। एक विद्यालय प्रमुख का क्या कर्तव्य होगा, एक विद्यालय के प्रिंसिपल का क्या कर्तव्य होगा, एक जो है जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव में है उसकी ड्यूटी क्या होगी, वो क्या करेगा, समय सारणी का निर्माण करे। भाई शिक्षकों को भी कहे कि भाई समय से आओ, छात्रों के लिए भी उपयुक्त समय सारणी तैयार की जाए, विद्यालय का प्रबंधन करे जिससे कि विद्यालय सुचारू रूप से चल पाए। उसका क्या कर्तव्य होगा कि रिकॉर्ड बनाए कि छात्र कितने हैं, उपस्थित कितने होते हैं, शिक्षक कौन है हमारे पास में, शिक्षक कितने हैं, कैसे आते हैं, उनका परिणाम क्या निकल के आया, शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, उनका सबका रख रखाव करे। ठीक है, उसके बाद में नेतृत्व तो अच्छे से करे कि भाई सभी को एक ऐसा पाठ्यक्रम दे, शिक्षकों के प्रति प्रेरणा बना करके रखे, नई नई चीजों को, नवाचारों को उनको देता रहे, नई नई चीजों का समावेशन करता रहे। ठीक है, और शिक्षक की भी गुणवत्ता भी बढ़ाता रहे। भाई जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है अगर टीचिंग को अच्छे से कराएगा, शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, तो छात्र भी जो है अपने अनुशासन के साथ में आगे बढ़ करके सीखेगा। विद्यार्थी के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर बच्चे की सुरक्षा करना एक स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्कूल प्रबंधक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
अनुशासन में रहे, भाई जो भी अनुशासन है उसमें रहे, बच्चा जो है अच्छे से आगे बढ़े। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शारीरिक मानसिक नैतिक विकास होना चाहिए। अभिभावकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो भी अभिभावक हैं वो नियमित रूप से संवाद कर सकें, उनकी चीजों को सुना जाए और भैया उनकी चिंताओं को समाप्त किया जाए। जो भी सामुदायिक जिम्मेदारी होती है तो भैया सभी समुदाय के लोगों को एक साथ में जोड़ा जाए, सभी को प्रोत्साहित दिया जाए और भैया विद्यालय में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। जो भी हमारी संस्कृति है, आप चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी चीज हो, जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका भी आयोजन किया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं जो भी वित्त है, भाई फाइनेंशियल कंडीशन भी तो जरूरी है। अगर कोई भी कार्यक्रम होगा, शिक्षकों को गुणवत्ता पर शिक्षा अगर बच्चों को देनी है तो भैया हर चीज में पैसा लगता है, तो ऐसा बजट बनाया जाए जो भैया बच्चों के लिए अच्छा हो और भैया पारदर्शी चीजों को लागू किया जाए। ये सब कर्तव्य जो हैं वो एक शिक्षक के हैं, एक स्कूल प्रशासक के हैं, एक प्रिंसिपल के हैं, जो हर जगह पर पक्षपात ना करे, प्रशासन को ध्यान में रखे, हर बच्चे को बेहतर माने। ठीक है, ये सब चीजें करनी चाहिए। इसके बाद में एनुअल स्कूल प्लान की बात कर लेते हैं, सीसीई की बात कर लेते हैं कि वार्षिक योजना कैसे बनाओगे, समय सारणी कैसे तैयार करोगे और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बात कर लेते हैं भैया एनुअल स्कूल प्लान की, यानी कि वार्षिक स्कूल योजना की। हर विद्यालय में वार्षिक स्कूल योजना बनाई जाती है, जहां पर पूरे साल की गतिविधियां, लक्ष्य और रणनीतियों को तैयार किया जाता है, उसके अनुसार योजना बनाई जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे की शैक्षिक गुणवत्ता, छात्र का विकास और शिक्षण प्रक्रिया जो है उसको और बेहतर किया जा सकता है। और भैया विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण, विद्यालय का समग्र विकास करना, ये एक अहम नियम होता है वार्षिक योजना बनाने का कि भाई कैसे छात्र का विकास करना है, कैसे छात्रों को प्रशिक्षण देना है, कैसे उनका समग्र विकास करना है, कौन कौन सी गतिविधियां पूरे साल में करानी है, कौन सी रणनीतियां बनानी है, किन लक्ष्यों को हम बनाएं जिससे कि ये पूरा हमारा साल जो है बच्चे के लिए अच्छा गुजरे। तो इसके लिए क्या की जाती है, वार्षिक योजना तैयार की जाती है। अब वार्षिक योजना में क्या होता है कि कुछ करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर हम विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, सबके बीच में समन्वय को स्थापित करते हैं। भाई कभी कभी हम शिक्षकों को भी बुलाते हैं और अभिभावकों को भी बुलाते हैं, कहते भैया हमारे यहाँ ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है, आप लोग भी इसमें भाग लीजिए। तो ऐसा वातावरण बनाते हैं जो सबके लिए विकासशील हो। उसके बाद में विद्यालय को क्या होना चाहिए, विद्यालय का विजन क्या होना चाहिए, विद्यालय का विजन होना चाहिए कि बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जो गुणवत्ता वाली और विद्यालय समाज में एक अच्छा नागरिक बन सके। सभी विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक विकास के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसका लक्ष्य क्या होता है, तो लक्ष्य यही होता है कि भाई शैक्षिक परिणामों में सुधार किया जा सके। भाई अगर कोई भी योजना बना दी जाए कि विद्यार्थियों की संख्या अगर बढ़ रही है, घट रही है, तो विद्यालय की छवि बेकार होगी। अगर सही ढंग से काम ना किया जाएगा तो भैया ऐसा काम करो जिससे कि विद्यालय की छवि अच्छी हो, शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा दो, सह शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा दो और विद्यार्थियों के समग्र विकास की बात करो। उसके बाद में शैक्षिक कार्यक्रमों को, भाई कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम होता है उसका पूरा कवरेज दिखाया जाए, नई नई चीजों को समावेशित किया जाए और टेक्नोलॉजी के बारे में भी शिक्षकों को और बच्चों को बताया जाए। विद्यार्थियों के ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने के लिए आप उन्हें किसी भी यात्रा पर ले जा सकते हो, किसी भी शैक्षिक भ्रमण पर ले जा सकते हो। क्लासरूम एक्टिविटी भी ऐसी होनी चाहिए जो आधुनिक तकनीकों के अनुसार, ठीक है, जो रोचक बनाई जा सके। और सह शैक्षिक कार्यक्रम जैसे कि खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, इन सभी चीजों का आयोजन किया जाए जिससे कि क्या हो भैया, बच्चे जागरूक हो सके, लोग जागरूक हो सके और कला, संगीत और नृत्य में भी उनको अच्छा मौका मिल सके, उनको आयोजित किया जा सके। छात्र कल्याण का समर्थन, यानी कि भाई छात्रों को क्या दिया जाए, छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, आर्थिक सहायता योजनाएं प्रदान की जाए, उनका परामर्श किया जाए, कौशल उनको प्रदान किया जाए, जिससे कि भैया एक अच्छा
जो है वार्षिक योजना बन सके और भैया इन सभी चीजों को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, समुदाय में भी अभिभावकों को भी जो है बेहतर बनाने के लिए गतिविधियों में शामिल किया जाए, संवाद किया जाए, उनका सहयोग किया जाए और जागरूकता को भी बढ़ाया जाए। वित्तीय प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, जैसा कि यहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और छात्रों की लास्ट में मूल्यांकन को भी किया जाए कि भाई छात्र ने कितने समय में क्या सीखा, हमारा लक्ष्य क्या था, छात्र ने कितना प्राप्त किया, विद्यार्थी का प्रगति का आकलन कैसे किया जाए और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाए, जिससे कि भाई अभिभावकों को दिया जा सके और अभिभावक बता सके कि बच्चे की प्रगति कितनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है वार्षिक विद्यालय योजना को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थी, शिक्षक और समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यवस्थित रूप से चीजों में जो है प्रक्रियाओं को मदद मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल। समय सारणी आप जानते होंगे कि सुबह क्या बच्चे को पढ़ाया जाए, शाम को क्या पढ़ाया जाए, लंच के बाद क्या पढ़ाया जाए, लंच कब होगा, सुबह प्रेयर कब होगी, ये सब चीजें टाइम टेबल में आती है। टाइम टेबल में अगर देखा जाए तो विद्यालय का उद्देश्य और आवश्यक बातें समझी जाती हैं। यहाँ पर विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्य और पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल का निर्माण किया जाता है। समय सारणी जो है ऐसे बनाई जाती है कि भाई आवश्यक विषय को उस समय पर पढ़ाया जाए। विषयों में प्राथमिकता जैसे कि गणित, विज्ञान, ऐसे विषयों को जो है अधिक समय देकर के पढ़ाया जाता है और जो भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें आपको थोड़ा कम समय भी दे दिया जाए तब भी कोई समस्या नहीं है, कम समय का भी निर्धारण किया जाए तब भी कोई समस्या नहीं। साप्ताहिक रूप से आप जो है दूसरे समय पर भी चीजों को बदल सकते हैं। ठीक है, शिक्षकों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाए कि भाई शिक्षक जो है प्रत्येक शिक्षक विषय और उसके अनुभव को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं का आवंटन करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई शिक्षक जो है कक्षा में जा ही नहीं रहा है, किसी शिक्षक को 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाने को मिल रहे हैं, कोई शिक्षक कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, तो सबका भैया आवंटन किया जाए। ठीक है, एक समय में कहां पर उसको जाना है उसको बताया जाए। समय की अवधि, क्लासरूम की जो समय की अवधि हो, कम से कम एक सब्जेक्ट जो है वो 40 से 50 मिनट कम से कम तय किया जाए कि भैया एक तय मानक के आधार पर चीजों को पढ़ाया जाए और बेहतर किया जाए। और अवकाश के बारे में भी बताया जाए कि भाई शिक्षण, आप छुट्टी कब होगी, आपका लंच कब होगा, भोजन आप कब करोगे, ये सब आपको बताया जाए। ठीक है, आपकी सह शैक्षिक गतिविधियों को भी समय दिया जाए कि भाई आपको खिलाने हम इस दिन ले चलेंगे, सैटरडे होगा तो हम आपको खिलाने ले चलेंगे, फ्राइडे होगा तो हम आपको खिलाने चलेंगे, आज जो है हम लोग जो है कला करेंगे, संगीत करेंगे। इन गतिविधियों को भी सप्ताह में जो है मौका दिया जाए। कक्षा और कक्षाओं को भी उसके अनुसार ही आवंटन किया जाए। समय सारणी जैसे तैयार की जाए वैसे ही छात्रों को अधिक समय मिले और उचित समायोजन किया जा सके। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार आप जो है सप्ताह में साप्ताहिक सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षाओं, इनका सबका भी आप समय सारणी बना सकते हो। इनको सबको भी आप क्या कर सकते हो, आयोजित कर सकते हो, जिससे कि बच्चे क्या करें, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग ले सकें। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को साझा करके एक नोटिस बोर्ड पे लगा दो कि आज ये होना है और भैया काम कर जाएगा आपका। ठीक है, समय सारणी बनाते हुए ध्यान रखने योग्य क्या बातें होंगी? शिक्षक और छात्रों की थकान से बचाने के लिए विषय को लगातार ना पढ़ाया जाए। भाई एक विषय को बार बार पढ़ाओगे, बार बार उससे संबंधित तो नहीं, हर कक्षा को अवसर मिलना चाहिए। हर प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को खेल और गतिविधियों को कराना चाहिए। ठीक है, समय सारणी ऐसी बनाओ कि जो प्रभावी हो, जिससे शैक्षिक परिणामों में सुधार मिल सके। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन की, CCE की, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास जो हो रहा है उसका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव रूप से इवैल्यूएशन करना, यानी कि बराबर उसका मूल्यांकन करते रहना, जिससे कि सुनिश्चित यह किया जा सके कि बच्चा किसी भी चीज को कैसे प्राप्त कर रहा है, सह शैक्षिक गतिविधियों को कैसे प्राप्त कर रहा है, उसकी कुशलता क्या है। ठीक है, इसका जो है विशेष ध्यान रखा जा सके। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करो, निरंतर प्रगति का मूल्यांकन करो, जिससे कि बच्चे में प्रगति का पता हो सके और बच्चा जो है अच्छी प्रगति कर सके, इसका आकलन किया जा सके। ठीक है, वार्षिक रूप से हम इसका आकलन ना करके बल्कि छोटे छोटे
गतिविधियों में हम चीजों को सिखाएं और छोटे छोटे तौर पर हम बच्चे का आकलन करते रहें। ठीक है, हम बच्चे को कक्षा में होमवर्क दे सकते हैं, कक्षा में कार्य करा सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं, प्रोजेक्ट या कुछ के माध्यम से मौखिक रूप से हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं, जिससे कि समय समय पर चीजों को हम जान सकें और भैया उनको हम बेहतर कर सकें। बच्चे का हम लोग व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक विकास तक सीमित नहीं बल्कि बच्चे की शैक्षणिक और व्यक्तिगत गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि कला, संगीत, नृत्य, ये सभी गतिविधियां बच्चे को कराओ और बच्चे को अनुशासन और सामाजिक कौशल को भी, उसमें भी बच्चे को बेहतर करो, उसका भी मूल्यांकन कराओ। इसका उद्देश्य है शैक्षिक और सह शैक्षिक जो भी गतिविधियां हैं इसका निरंतर प्रगति की जाए, विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जाए, विद्यार्थियों पर परीक्षा के तनाव को कम किया जाए, विद्यार्थियों को प्रतिभा को पहचान करके उसे उचित मार्गदर्शन दिया जाए, उसकी कमजोरी को पहचाना जाए और जो भी नियमित मूल्यांकन है उसको किया जाए। इसका क्षेत्र कहां पर होगा? शैक्षिक क्षेत्र होगा। ज्ञान, समझ, कौशल, विषय, इसमें मूल्यांकन किया जा सकता है। कैसे करोगे? तो भैया लिखित कर सकते हो, मौखिक कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट को दे करके कर सकते हो और कोई आधार लगा सकते हो। ठीक है, ये आप 3 माह में कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, साल भर में कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप जो है इसे समय समय पर कर सकते हो। ठीक है, यह क्या करेगा? बच्चों की सह शैक्षिक क्षेत्रों में बढ़ावा देगा, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देगा। इससे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा, इसमें बढ़ावा मिल पाएगा। फायदे क्या होंगे? बच्चा शैक्षिक ना केवल सह शैक्षिक गतिविधियों में भी उसका आकलन किया जा सकेगा, उसका मूल्यांकन किया जा सकेगा, जिससे कि वो अपनी सामाजिक गुणवत्ता को बेहतर करेगा। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ बच्चे की अधिगम प्रक्रिया भी, लर्निंग करने की प्रक्रिया भी सरल बनाई जा सकेगी, जिससे ये जाना जा सकेगा कि बच्चे का बोझ कम हो और भैया बच्चे का निरंतर मूल्यांकन हो रहा है। समय समय पर फीडबैक लिया जा सकेगा, भाई बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसकी कमजोरियों का पता लगाया जा सकेगा, समय समय पर फीडबैक लिया जा सकेगा। बच्चे की व्यक्तिगत ध्यान को भी ध्यान में रखा जाएगा, व्यक्तिगत जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा और बच्चे की प्रतिभा को पहचानते हुए उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे जाकर के भी काम करता रहे और बच्चे के अनुसार, जिस हिसाब से बच्चा सीखना चाहता है उस हिसाब से आप सिखा सकते हो, उन शिक्षण विधियों का आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है भैया, इसमें चुनौतियां क्या आएगी? अधिक कार्यभार रहेगा, क्योंकि बार बार मूल्यांकन किया जाएगा, शिक्षक के ऊपर अधिक कार्यभार रहेगा। ठीक है, समय समय पर उसको जो है चीजों को बेहतर करना होगा, बच्चों को देखना होगा। एक कमी जो है मानकीकृत मापदंड की, वो आपको देखने को मिलेगी, समानता की कमी हो सकती है। ठीक है, आवश्यक संसाधनों की कमी हो सकती है, को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकता है सही ढंग से ना हो पाए, संसाधनों की उसमें कमी हो, व्यापक मूल्यांकन की जो है समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पर सीसीई में। अब हम बात कर लेते हैं 3.5 की, कि स्कूल रिकॉर्ड आप कैसे रखोगे, प्रगति रिपोर्ट, संचयी रिकॉर्ड और केस हिस्ट्री, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं 3.5 में। तो चलिए भैया बात कर लेते हैं स्कूल रिकॉर्ड का रखरखाव कैसे किया जाएगा और उसमें क्या क्या होता है। भाई जब भी हम लोग स्कूल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, उसका समग्र विकास कितना हो रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी जो है स्कूल में रखी जाती है, क्योंकि स्कूल प्रशासन के पास में शिक्षकों के लिए, अभिभावकों को दिखाने के लिए जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट, यह एक ऐसा दस्तावेज जिसमें शैक्षिक प्रदर्शन और सह शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी का विवरण होता है, कि बच्चे ने क्या किया, उसका प्रदर्शन इस साल कैसा रहा, और ये किसको दिखाया जाता है? अभिभावकों को दिखाया जाता है, जिससे कि उनकी उचित शिक्षा बच्चों की उसके बारे में पता हो सके और नियम और सूची की तैयारी भी हो सके। आप इसमें क्या कर सकते हैं? बच्चे को ग्रेड दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, और शिक्षक रिमार्क लिख करके देता है कि बच्चे ने क्या क्या किया, बच्चे को आपने किन गतिविधियों में शामिल किया, उसका भी आपको प्रदर्शन पता हो जाता है कि बच्चा खेल में शामिल हुआ तो क्या किया, संगीत में उसने कैसा किया, कला में उसने कैसा किया, ये चीजें। इसके बाद में व्यक्तिगत गुण, बच्चा अनुशासन में रहा, नेतृत्व उसका कैसा रहा, कक्षा में सहभागिता कैसी रही, शिक्षक के द्वारा विशेष टिप्पणी देकर के, विशेष रिमार्क देकर के जो है चीजों को बताया जा सकता है। इसमें जो है आप इसको क्या कर सकते हो? त्रिमासिक कर सकते हो, मासिक कर सकते हो, अर्धवार्षिक कर सकते हो, वार्षिक कर सकते हो। इस हिसाब से बच्चे का आप मूल्यांकन कर सकते हो और इन चीजों में आप डाटा को संग्रह कर सकते हो। इसमें प्राप्तांक, ग्रेड,
गतिविधियां जो हैं इसमें भागीदारी बच्चा लेकर के संकलित किया जा सकता है। प्रगति का विश्लेषण करके आप बच्चे को सह शैक्षिक गतिविधियों में शामिल कर सकते हो और अच्छा रिपोर्ट दे सकते हो। आप लोग कहते थे सर हमारा रिजल्ट मिल रहा है, तो रिजल्ट में ये सारी चीजें होती थी, इसी को हम लोग क्या कहते थे, प्रगति रिपोर्ट कहते थे। उसके बाद में कम्युनिटी रिकॉर्ड यानी कि संचयी रिकॉर्ड, यह भी एक प्रकार का दस्तावेज जिसमें विद्यार्थी के स्कूल में प्रवेश से लेकर के उसकी शिक्षा की पूरी होने तक की जानकारी संकलित होती है। इसमें समग्र प्रगति, शैक्षणिक विकास, सह शैक्षिक विकास, गतिविधियां, व्यक्तिगत गुण, ये सब शामिल होते हैं। मान लो आपने कक्षा 1 में प्रवेश लिया विद्यालय में और कक्षा 10 तक आप वहां पढ़े, तो सभी पूरे 10 साल की जानकारी जो है आपको कम्युनिटी रिकॉर्ड में देखने को मिलेगी। इसमें बच्चे का नाम, तिथि, पता, माता पिता का नाम, विवरण सब होता है। रिकॉर्ड शैक्षणिक होता है यानी कि प्रत्येक वर्ष या सत्र में विद्यार्थी को अंक, ग्रेड, इसको भी प्रदर्शित किया जाता है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी होता है कि भाई इसे पूरा टीका लगा या नहीं लगा, बच्चा दिव्यांग तो नहीं है, अगर दिव्यांगता है तो कौन सी है, उसकी वार्षिक जांच हुई ना हुई, ये सब होता है। इसके बाद में सह शैक्षिक गतिविधियों का भी विवरण देखा जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी का खेल, कला, संगीत आदि में भागीदारी लिया या नहीं लिया, इस पर भी देखा जाता है। बात व्यवहारिक अनुशासन, बच्चे का अनुशासन कैसा रहा, ये भी ठीक है। संचयी रिकॉर्ड को शामिल करते हुए आप जो है बच्चे का डेटा संग्रहित कर सकते हैं, यानी कि अंत में विद्यार्थियों को शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं। संचयी रिकॉर्ड को हर वर्ष नियमित रूप से अध्ययन किया जा सकता है, रख रखाव की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको क्या गोपनीय तरीके से रखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया सबको बताते हुए फिरो। इसके बाद केस हिस्ट्री की बात कर लें। केस हिस्ट्री उन विद्यार्थियों के लिए तैयार की जाती है जिनके शैक्षिक या व्यक्तिगत विकास में कुछ विशेष समस्याएं या चुनौतियां होती हैं, या व्यक्तिगत अध्ययन का दस्तावेज होता है जहां पर बच्चे की समस्या की पहचान, उसको समझना, उसके विकास का समाधान ये किया जाता है। इसके लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थी के वातावरण, माता पिता का शैक्षिक योग्यता, घरेलू परिस्थिति, विद्यार्थी में कौन सा दिव्यांगता है, ध्यान कम प्रदर्शन या विशेष प्रदर्शन या कमजोरी, उसके बारे में पता लगाना, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बच्चे की कैसी है उसका रिकॉर्ड रखना, भावात्मक समस्या अगर हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना, समस्या समाधान को सुझाव देना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। क्यों तैयार किया जाता है, तैयार करने की प्रक्रिया क्या होगी, समस्या की पहचान करना आप सभी ने तैयार किया होगा, व्यापक संग्रह देना, विश्लेषण करना, ठीक है, कोई भी समस्या है निदान करना, उसका समस्या समाधान योजना बनाना कि भाई समस्या के समाधान हम कैसे करेंगे विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक को मिला करके। ठीक है, नियमित समीक्षा करना जिससे कि भैया व्यक्ति को या बच्चे को हम लोग अनुशासन के साथ में बेहतर कर सकें। ठीक है, तो ये सब इसमें किया जाता है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो सभी मित्रों तक भेज दीजिएगा और चैनल पर हमारे पहली बार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।